नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूली बिसरी कहानियाँ चैनल पर। गुजराती कहानीकार आबिद सुरती लिखी हुई कहानियों में से ही आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है अंधा। लोकनाथ सूरज के साथ जागकर नल के नीचे नहाने बैठा और ठंडे पानी की धार उसके जिस्म पर पड़ी तो उसे याद आ गया, रात में उसने एक सपना देखा था। ठंडे पानी और सपनों के बीच कोई संबंध हो सकता है? वह यह भी नहीं जानता था कि नेत्रहीन लोग सपने देख सकते होंगे या नहीं, मगर यह उसे बराबर मालूम था। वह खुद जन्म का अंधा नहीं था। दरअसल 10 साल की उम्र तक उसने जो कुछ भी देखा था उसमें से वह शायद ही कुछ भूल पाया था, मसलन कोयल। आज भी वह जब कभी कोयल की कूक सुनता, वही बचपन की कोयल की तस्वीर उसके मन में उभर आती थी। स्नान के बाद उसने पूजा पाठ भी निपटाया। यह उसका दैनिक क्रम था। इसी क्रम में तीसरे नंबर पर नाश्ता था। कमर पर गमछा बांध पालथी मारकर वह रसोई में माँ के सामने बैठा और सपने का जिक्र छेड़ा। माँ ने नाश्ते की थाली के साथ चाय का कप बढ़ाते हुए पूछा, क्या देखा सपने में? शंकर जी, वह बोला, कह रहे थे लोकनाथ, हम तुम्हें 1 मिनट का समय देते हैं, तुम जो मांगोगे सो मिल जाएगा। सच? माँ बज उठी। फिर तूने क्या मांगा? मैं सोचता रह गया और मिनट बीत गया। अरे पगले, अनजाने अपनी आवाज़ में दुख घोलते हुए माँ ने कहा, कम से कम अपने लिए आंखें ही मांग ली होती। तब भोलेनाथ की नज़रों से मैं गिर ना जाता, वह बोला। वह क्या सोचते, यह लोकनाथ कैसा स्वार्थी इंसान है। सारा जग दुखियारा है और अपने लिए वह खुशियाँ मांग रहा है। उसका जवाब सुनकर माँ को हैरत ना हुई। वह जानती थी अपनी कोख से उसने बेटे को नहीं, किसी संत को जन्म दिया था। वैसे लोकनाथ ना कोई संत था न महात्मा, बल्कि इस देश के लाखों नेत्रहीनों में से एक था, और फिर भी अलग इस अर्थ में कि उसके सामने कोई राह न होते हुए भी राह बनाना वह जानता था। सफ़ेद बुशर्ट पैंट में तैयार होकर वह जाने लगा तो माँ ने उसके हाथ में छड़ी थमाते हुए टोका, आज फिर भूल गया? वह भूला नहीं था। माँ का दिल रखने के लिए उसने छड़ी का सहारा लिया और सीढ़ियाँ उतर गया। उसकी स्टील की यह छड़ी भी आम छड़ियों से अलग थी, क्योंकि यह 4 हिस्सों में बटी थी। ज़रूरत ना होने पर उसे फोल्ड करके जेब में रखा जा सकता था। फुटपाथ पर कदम रख उसने वैसा ही किया। छड़ी को मोड़कर जेब में रखा और जेब से काला चश्मा निकाल आंखों पर लगा लिया। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यह कहावत लोकनाथ पर एकदम फिट बैठती थी। उसकी ज़िंदगी का दायरा भी सीमित था। घर से चौराहा और चौराहे से घर। चौराहे पर उसका अपना टेलीफोन बूथ था। यह रास्ता उसका बरसों का परिचित था। यहाँ के शोर में टकराती आवाज़ें उसकी हमनशी थीं। उजले कपड़े और चमड़े के जूतों में उसे बिना लकड़ी के फुटपाथ पर कदम बढ़ाता देख शायद ही कोई सोच सके कि वह नेत्रहीन होगा। आम लोगों के लिए यह जानना भी मुश्किल था कि उसकी अपनी कुछ गिनतियाँ थीं। कितने कदम चलने के बाद उसे रास्ता पार करना है और जूते पालिश करवाने के लिए कितने कदम पर रुकना है। सीधे फुटपाथ पर कुछ फासला तय कर वह रुका तो एक बच्चे की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अंकल, हमें रास्ता पार करवा दो ना। उसने आवाज़ की दिशा में हाथ बढ़ाया। बच्चे ने उसकी उंगली थाम ली। जहाँ लोकनाथ खड़ा था वहाँ ना क्रॉसिंग था न ज़ेब्रा लाइनें थी, पर जब दूर के चौराहे पर लाल बत्ती चमक उठती, सारे वाहन वहीं रुक जाते थे और चंद पलों के लिए सड़क सूनी हो जाती थी। कुछ मिनटों के इंतज़ार के बाद बच्चे के साथ वह रास्ता पार कर गया। थैंक यू अंकल, बच्चे ने जाने से पहले कहा। वह सिर्फ मुस्कुराया और फिर आगे बढ़ा। वह सामने की फुटपाथ पर से चौराहे की ओर कदम बढ़ा रहा था कि उसकी नाक ने महक परख ली। वह फूल वाले की दुकान तक आ पहुंचा था। आज उसने लंबी डंडी वाला एक गुलाब खरीदा और पारदर्शी कागज़ में
बंधवा लिया। यहाँ से 33 कदम पर जूते पालिश करने वाला छोकरा बैठता था। लोकनाथ ठीक वहीं पर रुका। यह भी उसका नित्य क्रम था। साफ कपड़े, साफ जूते और इधर से उधर की कुछ बातें करने का छोकरे का अंदाज कुछ ऐसा था कि वह दिलचस्पी से सुनता रहा। किस फिल्म के टिकटों का ब्लैक चल रहा है और कौन सी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में दम तोड़ दिया, या किस हीरोइन ने किस सुपरस्टार को चांटा मारा और कौन सा निर्देशक किस अड्डे पर शराब पीता है। पर आज न जाने क्यों छोकरा उससे रूठ गया हो, ऐसे चुपचाप जूते चमकाने में व्यस्त था। चुनिया, आखिर लोकनाथ ने पूछा, क्या बात है? कुछ भी नहीं। खामोश क्यों हो? अब क्या बताऊं साहब। दाहिने पैर के जूते को चमकाकर उसने बाएं पर ध्यान लगाया। एक माँ है, 2 छोटे भाई हैं, वैसे ही इस धंधे में गुजारा नहीं होता। बारिश शुरू होगी तो साला एकदम ठप्प हो जाएगा। साथ में कोई दूसरा धंधा शुरू कर दो। यही तो अपन की खोपड़ी में नहीं आता कि बिना नकद लगाए कौन सा धंधा शुरू किया जा सकता है। समझो, लोकनाथ ने उसे उपाय सुझाया। हमारे इलाके में फूल वालों की 3 दुकानें हैं। ये लोग जब दुकानें बंद करते हैं तो गुलाब की ढेर सारी पत्तियां फेंक देते हैं। तुम वे ढेर इकट्ठे कर अपने वैद्य जी की दुकान पर बेच आओ। पॉलिश वाले जूते पर कपड़ा मारते हुए छोकरा बोला। वैद्य जी उनका क्या करेंगे? वे गुलकंद बनाकर बेचते हैं। छोकरे की समझ में बात आ गई, पर जैसे अब भी विश्वास बैठा ना हो, ऐसे लोकनाथ को दूर तक जाते हुए वह देखता रहा। लोकनाथ चौराहे पर आया और जेब से चाबी निकाल उसने अपने बूथ के ताले में घुमाई। इस टेलीफोन बूथ के लिए वह नगर पालिका तथा बम्बई शहर के भले मनुष्यों का आभारी था, इसलिए कि उनकी बदौलत उसकी रोजी रोटी का सवाल हुआ था, और इसलिए भी कि इस बूथ के ज़रिए उसने मानव सेवा का मौका मिला था। अभी बूथ में वह मेज कुर्सी झाड़ कर बैठा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठाकर कान पर लगाया। रॉन्ग नंबर था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जी नहीं, यह कब्रिस्तान नहीं, लोकनाथ वर्मा का टेलीफोन बूथ है। दिन भर में ऐसे दर्जन भर कॉल आ ही जाते थे। कभी किसी का प्रसूति गृह का नंबर यहाँ लग जाता था तो कभी पुलिस स्टेशन का, कभी किसी मटका डैन की लाइन यहाँ आ जाती थी तो कभी होटल की। वह ज़रा भी चिढ़े बगैर सभी को प्यार से जवाब देता था। क्या मैं फ़ोन कर सकता हूँ? आवाज़ किसी युवक की थी। उसने इशारे से हाँ कहा। बूथ के बाहर खड़े युवक के बारे में सोचने पर उसे लगा कि युवक में आत्मविश्वास की कमी है, वरना जो सहूलियत जनता के लिए उपलब्ध हो उसके लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। इंटरव्यू आज है? डायल घुमाकर युवक रिसीवर में कह रहा था। आपने 2 हफ्ते पहले खत भेजा होगा, पर मुझे नहीं मिला। जी अभी? यहाँ से आने में घंटा भर लग जाएगा। जी हाँ, मैं टैक्सी कर लूँगा। फ़ौरन रिसीवर रख उसने जेब टटोली और रुपए का एक सिक्का निकालकर लोकनाथ के हाथ में रखा। लोकनाथ ने उसके सामने अपना रुमाल बढ़ाया। जाने अनजाने रुमाल स्वीकार कर युवक ने पसीना पोंछा और अचानक उसे ख्याल आया, इस अंधे को कैसे पता चला कि उसका चेहरा गीला है? रुमाल लौटाते हुए उसने पूछ ही लिया। लोकनाथ रिसीवर पोंछते हुए केवल मुस्कुराया। चाहता तो वह कह सकता था कि पसीने से रुपए का सिक्का चिपचिपा था या रिसीवर भी गीला है। युवक उसके शरारती मुस्कान भरे चेहरे को घूरकर वहाँ से खिसक गया तो कुछ पल पहले आकर उसके पीछे खड़े एक मुच्छड़ ने रिसीवर उठा लिया। फिर नंबर घुमाकर फ़ोन में बोलने लगा। मैं जग्गा से बात कर सकता हूँ जी? लोकनाथ ने सोचा यह कोई धाकड़ शख्स होना चाहिए। आमतौर पर लोग रिसीवर उठाने से पहले इतना ज़रूर कहते थे, फ़ोन लगाना है या लगाता हूँ। इस पट्टे ने सूचना देने की भी ज़रूरत नहीं समझी। कौन जगह? दूसरे छोर पर मित्र आने पर मुच्छड़ ने बातें शुरू की। हाँ जी, अभी नहीं। हाँ जी, 1 हफ्ता और रुकना होगा। तुसी ऐश करो पापे।
मिनट भर में बात समाप्त कर मुच्छर ने बटुए से 20 रुपए का एक नोट निकालकर लोकनाथ के सामने धरा। लो जी। लोकनाथ ने नोट के नएपन को महसूस कर दराज से 4 नोट निकाले, 10 और 5 रुपए का एक एक और 2-2 रुपए के 2। तभी उसके कानों से सैंडल की परिचित आवाज़ टकराई। मुच्छड़ को 19 रुपए लौटाते हुए उसने मधुर आवाज़ में कहा, हेलो। मुच्छड़ चौंका। मुझसे कुछ कहा जी? नहीं, वह बोला, आपके पीछे जो मिस खड़ी है उससे। मुच्छड़ ने पलट कर देखा तो हैरान रह गया। सचमुच उसके पीछे 18 साल की एक सुंदरी पूनम खड़ी थी। उसने फिर एक बार लोकनाथ के सामने देखा। कहीं यह अंधा ढोंगी तो नहीं? और अपनी चौड़ी गर्दन एक अंगुली से खुजाता हुआ चलता बना। पूनम अब लोकनाथ के सामने आई। लोकू, मेरा कोई फ़ोन था? उसने ना कहा। वह बूथ के बाहर रखे हुए एक स्टूल पर बैठ गई। यह उसका लंच आवर था। रोज़ाना वह इसी वक्त 1:10 पर अपना लंच बॉक्स और पानी की बोतल लेकर यहाँ चली आती थी। कुछ लोगे? लंच बॉक्स खोलकर उसने लोकनाथ की दिशा में चेहरा तिरछा किया। पूरी भाजी के साथ केक का एक टुकड़ा भी है। थैंक्स मिस। कुछ पल रुककर उसने जोड़ा, इजाज़त हो तो एक सवाल पूछूं? ज़रूर। आप किसी दफ्तर में काम करती हैं? सच? रेडीमेड कपड़े बनाने वाली एक कंपनी में मैं पीएस हूँ। तब वहाँ फ़ोन भी होगा? पूनम उसका इशारा समझ गई। तुम यही पूछना चाहते हो ना कि मैं अपने पर्सनल कॉल वहाँ से रिसीव क्यों नहीं करती? उसने सिर हिला दिया। मेरे उसूल। पूनम खाना भी खा रही थी और जवाब भी दे रही थी। जिस वक्त के लिए मुझे तनख्वाह मिलती हो वह वक्त मेरा नहीं होता। इसी कारण मैंने अपने मित्रों परिवार वालों को साफ साफ बता दिया है कि दफ्तर में मुझे फ़ोन ना करें। अलबत्ता इमरजेंसी हो तो बात और है। यह बात तो समझ में आई, लेकिन क्या? फॉरगेट इट। आप सोचेंगी उंगली दी तो पौंचा पकड़ लिया। मुझे इतना भरोसा है। खाना पूरा कर पानी की बोतल खोलते हुए पूनम बोली, तुम उन मर्दों में से नहीं हो। कहो, तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है? यही कि रोज़ाना फ़ोन का इंतज़ार करने के बजाय आप खुद भी तो डायल कर सकती हैं। यही मुमकिन नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड ट्रैवलिंग सेल्समैन है। पानी के 2 घूंट भरकर उसने आगे कहा, वह किसी भी वक्त कहीं भी हो सकता है। फ़ोन की घंटी बज उठी। वह खड़ी हो गई। पानी की बोतल और खाली लंच बॉक्स स्कूल पर रखकर उसने रिसीवर उठाया। कॉल उसके बॉयफ्रेंड का ही था। हेलो राहुल, वह चहक उठी। कहाँ से बोल रहे हो? एयरपोर्ट। प्यार का पट्टा छुड़ाकर कहीं भाग निकलने का इरादा तो नहीं? है, रिसीवर में से आवाज़ उभरी, पर उसमें एक खतरा है। वह क्या? तुमसे जितना दूर जाता हूँ उतना ही और करीब आता हूँ। पूनम हंस दी। ऐसी मीठी मीठी बातें बनाना तो आज कोई तुमसे सीखे। अच्छा यह बताओ, आज शाम को हम कहाँ मिल रहे हैं? अगर तुमने मिनी स्कर्ट पहना है तो किसी डिस्को में, साड़ी पहनी हो तो किसी रेस्तरां में, और कोई अंधा भी बता सकता है कि तुमने साड़ी पहनी है। कॉफ़ी हाउस कैसा रहेगा? 6 बजे मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। रिसीवर क्रेडल पर रख उसने लोकनाथ का आभार माना और स्टूल पर से लंच बॉक्स तथा पानी की बोतल उठा ली। लोकू, जाने से पहले उसने कुछ सोच कर पूछा, साड़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? साड़ी हिंदुस्तानी औरत की पहचान है। कहते हुए लोकनाथ खड़ा हो गया। पारदर्शी कागज़ में लिपटा हुआ गुलाब का फूल उसके हाथ में था। और दूसरी पहचान है यह, मेरी ओर से अपने राहुल को यह छोटा सा तोहफा देकर कहना कि अंधा यह भी बता सकता है कि आज उसने क्या पहना होगा। पूनम की आंखें उसके चेहरे पर टिक गई। क्या पहना होगा? शर्ट, पैंट और टाई। पूनम कुछ आगे कह इससे पहले उसने खुलासा कर दिया, सेल्समैनों के लिबास यही होते हैं। पूनम से बिना हंसे रहा न गया। उसकी हंसी लोकनाथ की हंसी थी। उसकी खुशी लोकनाथ की खुशी थी। मानो उसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने परिचय में आने वाले हर शख्स के दिल को मुस्कुराहटों से भर देना। फिर वह शख्स छोटा हो या बड़ा, ऊंचा हो या नीचा,
अमीर हो या गरीब, उसके लिए इस दुनिया में सभी बराबर थे। 3 दिन बाद जब वह जूते पॉलिश करवाने रुका तो उसकी खुशी की सीमा न रही। छोकरे ने विषय ही कुछ ऐसा छेड़ा था, साहब गुलकंद खरीदोगे? उसकी समझ में कुछ भी ना आया। गुलकंद? अपन ने बनाना सीख लिया है। लोकनाथ के जूते चमकाते हुए वह फक्र से कह रहा था। एकदम इजी है। एक हाथ में गुलाब की पत्तियां और दूसरे हाथ में चीनी लेकर मसलने से जो मलीदा तैयार होगा उसे कांच के मर्तबान में भरकर धूप में रख दो और गुलकंद तैयार। मर्तबान को धूप में कितने घंटे रखना चाहिए? मैंने 2 दिन रखकर बोतलों में भर लिया था साहब। आप बोहनी करेंगे तो शाम तक मेरी 10 बोतलें बिक जाएंगी। ओके। बटुए के लिए जेब में हाथ डालते हुए वो मुस्कुराया। क्या दाम रखे हो? 1 बोतल के सिर्फ 6 रुपये। मैं 2 बोतलें खरीदूंगा। अब तक छोकरे ने दोनों जूते पॉलिश कर दिए थे। बाजार में यह छोटी बोतल 11 रुपये में बिकती है। मैं 6 रुपये में बेचता हूँ, फिर भी 1 रुपया बचता है। 2 बोतलों की कीमत अदा कर लोकनाथ ने बटुआ जेब में सरका दिया। 10 मिनट बाद वह अपने टेलीफोन बूथ में बैठा था और बाहर स्टूल पर उखड़ा सा एक इंस्पेक्टर। सवेरे सवेरे अचानक ही टेलीफोन डेड हो जाने के कारण आज कईयों को मायूसी होने वाली थी, पर इंस्पेक्टर गोडबोले की परेशानियां एक से अधिक थी। आज का दिन ही कुछ मनहूस शुरू हुआ। वह अपनी वर्दी पर पड़ा एक ताज़ा दाग कागज के टुकड़े से घिसकर साफ कर रहा था। सवेरे चाय के पहले कप के साथ बीवी ने टाई टाई शुरू कर दी। तंग आकर घर से निकला तो बिल्ली रास्ता काट गई। यहाँ फ़ोन को छुआ तो वह डेड हो गया। बड़बड़ाते हुए उसने पेड़ पर बैठे कौवे पर एक नज़र डाली। यही क्या कम था कि कौवे ने वर्दी खराब कर दी। आप ड्यूटी पर भी लेट होंगे तो बड़े साहब की डांट फटकार आखिरी एक पखवाड़े से सुन रहा हूँ। लोकनाथ का जुमला उसने बीच में काटते हुए बताया। अब तो आदत सी हो गई है। कोई नए साहब आए होंगे? चीफ तो वही है, उनको ऊपर से जूता पड़ता है तो वे नीचे वालों पर लानतें बरसाते हैं। वैसे कसूर उनका भी नहीं है। कागज का मैला टुकड़ा फेंक कर उसने लोकनाथ से सवाल किया। मैंने तुम्हें बैंक रेड के बारे में बताया था। वह तो करीब 20 दिन पहले की बात है। वही, वह बोल उठा। उन लुटेरों का अब तक ना पता चला है और ना ही उनका कोई सुराग मिला है। हमारे कुत्ते भी सारे फेल हो गए। हम तो सिर्फ इंसान हैं, क्या करें। अब तक वे पट्टे सीमा पर निकल गए होंगे। कुछ सोचकर लोकनाथ ने हौले से पूछा। बैंक से नोटों के जो बंडल गायब हुए हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? यह कोई मामूली सवाल न था। गोडबोले का चौंकना भी वाजिब था। अंधे के पेट में कुछ कुलबुला रहा हो तो हैरत नहीं। तुम्हें क्या जानना है? वे बंडल 100 के थे, 50 के थे या 10-20 के? 2 लाख रुपए के बंडल 100 के थे। लोकनाथ के चेहरे को गौर से देखते हुए उसने बताया। बाकी 20-20 के। नोट सारे नए होंगे, चकाचक। दराज से 20 रुपए का एक नोट निकालकर लोकनाथ खड़ा हो गया। कहीं यह उन्हीं में से तो एक नहीं? उसके हाथ से नोट झपट लेते हुए गोडबोले ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर अपनी डायरी निकाल सीरियल नंबर चेक किया। उसकी आंखें चमक उठी। यार लोकू, यह उसी में से एक है। बोलते बोलते स्टूल पर से वह भी खड़ा हो गया। तुम्हारे पास कहाँ से आया? आखिरी कुछ दिनों से एक साहब यहाँ फ़ोन करने आते हैं और हमेशा 20 का नया नोट दे जाते हैं। डायरी पर बॉल पेन झुकाते हुए उसने फिर सवाल किया। उनके बारे में कुछ और बता सकते हो? क्यों नहीं, उनकी ऊंचाई 5.5 फुट होनी चाहिए। वह कैसे? जब वे मुझसे बातें करते हैं तो उनकी आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आती है और मेरी ऊंचाई उतनी ही है। गोडबोले ने अपनी डायरी में नोट करते हुए कहा। और वे उत्तर भारत के रहने वाले होने चाहिए। यूपी के? शायद पंजाब के। तुम्हें यकीन है?
बात करने का उनका लहजा कुछ वैसा है। और हाँ, यकायक याद आने पर उसने जोड़ा, वे लोग अभी इतवार तक इसी शहर में रहेंगे। सूरदास, गोडबोले ने अपनी डायरी बंद कर जेब में डालते हुए मस्ती में कहा, लगता है तुमने मेरा दिन ही नहीं साल भी सुधार दिया। लोकनाथ ने मधुर आवाज में कहा, हेलो। इंस्पेक्टर गोडबोले चौंका, पर वह कुछ समझे इससे पहले उसके पीछे से उतनी ही मीठी आवाज़ उभरी, हेलो लोकू। वह पूनम थी। दोनों को हैरत से देखता हुआ वह खिसक गया। मिस, लोकनाथ ने व्यंग में कहा, बेहतर होगा कि आप लौट जाएं, आज आपका फ़ोन नहीं आएगा। वह ठिठक गई, तुम्हें कैसे पता चला? यह तो सारा जग जानता है कि बाबा लोकनाथ त्रिकाल ज्ञानी है। अब पूनम की नज़र आउट ऑफ ऑर्डर की सूचना पर पड़ी और उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। बाबा, स्टूल पर बैठकर अपना लंच बॉक्स खोलते हुए उसने मजाक जारी रखा, क्या आप हमारा भविष्य बता सकते हैं? अवश्य, क्या जानना है तुम्हें बच्ची? राहुल से हमारी शादी कब होगी? प्रश्न यह नहीं कि ब्याह कब होगा बच्ची, तो प्रश्न यह है कि ब्याह होगा या नहीं। पूनम के गले में जैसे मछली का कांटा फंस गया हो, ऐसे उसका मुंह खुला रह गया। वह एक शब्द भी बोल ना सकी। वैसे बोलने के लिए उसके पास था ही क्या? जो कुछ वह बताना नहीं चाहती थी वह भी लोकनाथ ने भांप लिया था, मानो उसके दिल की गहराई में गोता लगाकर वह उसका भय सतह पर ले आया था। देखिए मिस, अब लोकनाथ ने गंभीरता से कहा, आप मेरी मित्र हैं और इसका मुझे फ़क्र है। पूनम की आंखें भर आई। अगर आप भी मुझे अपना मित्र समझती हैं तो यह आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी समस्या खुलकर मेरे सामने रखें ताकि हम साथ मिलकर उसे सुलझा सकें। वह चुपके चुपके रोने लगी। लोकनाथ को उसकी भनक लग ही गई। दूसरे पल उसने अपना रुमाल बढ़ा दिया। पूनम ने अपना चेहरा पोंछा और लंच बॉक्स खाए बिना बंद कर दिया। राहुल चाहता है कि नए मॉडर्न लिबास पहनूं। स्टूल पर बैठे बैठे ही हाथ बढ़ाकर उसने रुमाल लौटाया। डिस्को में उसके साथ नाचूं गाऊं, यह सब मुझे पसंद नहीं, मेरे लिए मुमकिन भी नहीं। आखिरी जुमला मायने रखता था। उसका असर क्या हुआ होगा यह जानने के लिए पूनम ने अपना चेहरा तिरछा कर लोकनाथ की ओर देखा। उसे लगा अस्त्रों की तरह लोकनाथ का चेहरा भी अंधा था। ना उसकी आंखें कुछ कहती थी ना चेहरा, वरना कहीं तो यह सवाल नज़र आता कि मिनी पहनकर डिस्को में नाचना पूनम के लिए मुमकिन क्यों नहीं। अपने बॉयफ्रेंड की खुशी के लिए कभी कभार डिस्को संगीत की धुन पर नाचने से आसमान नहीं टूटने वाला था। लोकनाथ उसे यह सब कह सकता था, वह उसका हक था। ना कहा शब्दों द्वारा ना भाव द्वारा। चालाक लोमड़ी है लोमड़ी, पहले छेड़कर सब कुछ उगलवाता है फिर खामोश हो जाता है। मेरा एक पैर नकली है, आखिर पूनम ने बता दिया। चौराहे के सिग्नल के पास एक टैक्सी का इंजन फेल हो गया था। पीछे खड़ी हुई कारों की कतार से हॉर्न की आवाज़ें उठ रही थी। पूनम और लोकनाथ के बीच सन्नाटा छाया था। क्या? कुछ देर बाद लोकनाथ ने होंठ खोले। यह राज राहुल नहीं जानता? वह खामोश रही। यानी कि जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहती हैं उसी पर आपको एतबार नहीं? सच? मैं उसे बता दूं और वह मुझे ठुकरा दे तो? यही साबित होगा कि उसका प्यार कच्चा था, लोकनाथ ने बताया। वह तुम्हारे मन से नहीं तन से प्यार करता है और तन का प्यार सच्चा नहीं होता। शादी के बाद भी वह तुम्हें छोड़ सकता है। यही मेरी उलझन है और यही उसके प्यार की कसौटी भी। कहते हुए वह मुस्कुराया। मिस, वैसे आप हैं खुशकिस्मत, उसे आजमाने का यह सुनहरा मौका आपको शादी से पहले ही मिल गया। आजमाओगी ना? इस मसले पर सोचने के लिए पूनम वक्त चाहती थी। कलाई घड़ी पर नज़र डाली। लंच आवर करीब करीब ख़त्म होने आया था। यह फ़ोन कब ठीक होगा? कंप्लेंट सवेरे लिखवाई थी, किसी भी वक्त ठीक हो सकता है। वह खड़ी हो गई। तब घर जाने से पहले शाम को मैं यहाँ होकर जाऊंगी।
इंस्पेक्टर गोडबोले लोकनाथ से अलग होकर सड़क पार कर एक मकान के गलियारे में खड़ा हो गया था। उसकी तीखी नज़र टेलीफोन बूथ पर टिकी थी। जो कोई भी शख्स फ़ोन करने आता उसे वह गौर से देखता था। पूनम के जाने के बाद 2 मर्द और आए। उनमें एक बौना था जो स्टूल पर चढ़कर नंबर घुमाने जा रहा था कि लोकनाथ ने आउट ऑफ ऑर्डर की सूचना की और इशारा किया। शायद वे दोनों किसी सर्कस के विदूषक थे। दूसरा उसका साथी ताड़ की तरह लंबा था। कुछ देर बाद टेलीफोन बूथ के सामने एक टैक्सी रुकी और एक युवक ब्रीफ केस के साथ बाहर निकला। सबसे पहले उसकी नज़र सूचना पर पड़ी और फिर लोकनाथ के चेहरे पर। लोकनाथ तुम ही हो? कुछ कदम चलकर सामने आते हुए उसने पूछा। लोकनाथ ने हाँ में सिर हिला दिया। मेरा नाम? मैं जानता हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। आप राहुल हैं। राहुल को सचमुच हैरत हुई। आज तक पूनम से वह लोकनाथ के बारे में किस्से सुनता आया था। यही नहीं, आखिरी मुलाकात के वक्त पूनम ने एक अजीब फिक्रा भी कसा था। लोकू अंधा है, इसका मतलब यह नहीं होता कि वह नहीं देखता। राहुल चकरा गया था। यह जुमला न था, रूबिक क्यूब था। उसने अलग अलग ढंग से तोड़कर, जोड़कर, मोड़कर देखा था। फिर भी वह उस वक्त अर्थ समझ नहीं पाया था। आज लोकनाथ से रूबरू होने पर उसकी गुत्थी सुलझ गई। लोकनाथ की आंखों में भले ही रोशनी ना हो, वह आवाज़ों के जरिए, स्पर्श और गंध के जरिए देखता था। कहिए। लोकनाथ ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पूनम को एक मैसेज दोगे? श्योर। उससे कहना कि आज शाम को मैं इसी इलाके में रहूँगा और 6 बजे नुक्कड़ के चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मिलूँगा। अब एक गुजारिश मुझे करनी है, कहते हुए उसने दराज में रखी हुई 2 बोतलों में से एक निकालकर राहुल के सामने बढ़ा दी। यह क्या है? गुलकंद, वह बोला। मेरी ओर से मिस को यह तोहफा देना। इसके नियमित सेवन से उनकी आवाज़ में भी आपसी चाशनी घुल जाएगी। राहुल ने बोतल स्वीकारने से पहले पूछ लिया, तुम खुद भी उसे दे सकते हो? शायद वह स्वीकार नहीं करेंगी, कारण बताते हुए उसने जोड़ा, लेकिन आप अपने हाथों से देंगे तो मिस ना नहीं कहेंगी। राहुल के चेहरे पर अनजाने ही मुस्कान फैल गई। उसी मुस्कान के साथ वह प्रतीक्षा करती टैक्सी में बैठा और चौराहे के वाहनों की भीड़ में गायब हो गया। लोकनाथ अपनी कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि उसने परिचित आवाज़ सुनी। फ़ोन डेड है जी। सुबह से, कहते हुए उसके कान खड़े हो गए। वह चौकन्ना हो गया। मुच्छड़ उसके सामने खड़ा था। सड़क पार मकान के गलियारे में छिपकर खड़ा इंस्पेक्टर गोडबोले भी सावधान हो गया था। वह तेजी से सोच रहा था, यह मुच्छड़ बैंक लुटेरा हो सकता है। लोकनाथ के बताए हुलिये के मुताबिक वह किसी पंजाबी ट्रक ड्राइवर सा लगता था। उसकी ऊंचाई भी करीब 5.5 फुट थी, पर अभी पूरी तसल्ली होना बाकी था। यहाँ कहीं और पब्लिक फ़ोन होगा? आप इस शहर में नए लगते हैं, मुच्छड़ के सवाल का जवाब देते हुए लोकनाथ ने बताया। वरना आपको ज़रूर पता होता कि यहाँ करीब में ही एक और फ़ोन है। कहाँ है जी? उस सामने वाले मकान के गलियारे में। मुच्छड़ बूथ से मुड़ा और लोकनाथ ने जेब से रुमाल निकालकर मुंह पोंछा। इंस्पेक्टर गोडबोले के लिए यह इशारा था। उसका शक यकीन में बदल गया। अब उसे मकान के गलियारे से निकलकर मुच्छड़ का पीछा करना था। सही मौका मिलने पर धर दबोचना था, पर वह गलियारे से निकल न पाया। मुच्छड़ उसी की दिशा में आ रहा था। वह बौखला गया। अंधे ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि शिकार खुद चलकर शिकारी के जाल में चला आ रहा था। यह राज कुछ घंटे उसके लिए राज ही रहने वाला था। सड़क पार कर जैसे ही मुच्छड़ मकान के गलियारे में दाखिल हुआ कि इंस्पेक्टर गोडबोले ने अपना रिवॉल्वर निकालकर उसके सीने पर तान दिया। उस रात लोकनाथ चैन की नींद सो नहीं सका। उसकी समस्या यह न थी कि अब तक मुच्छड़ का गैंग पुलिस के चंगुल में फंसकर सलाखों के पीछे चला गया होगा या नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा यह थी कि पूनम और राहुल के रिश्ते में कहीं दरार तो नहीं पड़ी होगी। अब पूनम में इतनी हिम्मत आ गई थी कि वह अपने जीवन की सच्चाई को राहुल के सामने रख सके, पर इस साहस का नतीजा क्या निकलेगा यह लोकनाथ की सोच के बाहर था। वह तो सिर्फ इतना जानता था, सच कभी हारता भी है तो उसका सिर ऊंचा होता है। रात की घड़ी ने 12 बजाए
और लोकनाथ की माँ ने करवट बदलते हुए देखा तो लोकनाथ का बिस्तर खाली था। उसने सोचा बेटा शायद बाथरूम गया होगा या पानी पीने उठा होगा। मिनट भर वह आहट लेती पड़ी रही। कहीं कोई हलचल सुनाई न देने पर वह उठ बैठी। लोकनाथ एक कोने में रखी हुई शिव जी की मूर्ति के सामने बैठा था। कुछ पलों के लिए माँ उसे एकटक देखती रही। आखिर उससे रहा न गया तो पूछ लिया, क्या बात है बेटा? अब तक लोकनाथ अपनी प्रार्थना पूरी कर चुका था। माँ, वह खड़े होते हुए बोला, आज पहली बार मन में खटका हुआ है, कहीं रिश्ता टूट ना जाए। कैसा रिश्ता? प्यार का। वह माँ के करीब बैठ गया। दोनों बहुत ही भले हैं, एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हैं। कौन है वे दोनों? आप नहीं जानती? कुछ रुक कर उसने बताया, वैसे मैं भी उन्हें ठीक से नहीं जानता। तू पगला का पगला ही रहेगा। माँ हंसती। चल अब सो जा। दूसरे दिन सवेरे लोकनाथ ने फूल वाले की दुकान पर रुका और ना जूते पॉलिश करवाए। वह सीधा चौराहे पर पहुंचा और टेलीफोन बूथ खोल अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बिगड़ा हुआ फ़ोन कल शाम में निगम के आदमी दुरुस्त कर गए थे, पर आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड अब भी बूथ के बाहर लटक रहा था। याद आने पर उसने वह निकाल कर अंदर एक तरफ रख दिया। ठीक 1:10 पर पूनम आई। यही उसका रोज आने का समय था, पर रोज की तरह वह भी आज अपनी औपचारिकता भूल गई। लोकनाथ से उसने ना हेलो कहा और ना कुछ और। वह स्टूल पर बैठ गई। आखिर लोकनाथ ने ही शुरुआत की। मिस जी, कल की मुलाकात कैसी रही? ठीक। सब कुछ सच सच बता दिया? क्या कहा उसने? सोचने के लिए एक रात मांगी। क्या सोचने के लिए? यही कि वह मुझसे शादी करेगा या नहीं। खामोशी उतर आए इससे पहले लोकनाथ ने विषय मोड़ दिया। अब तक आपने खाने का डिब्बा नहीं खोला? भूख नहीं है। गुलकंद ट्राई किया? उसके सवाल को नज़रअंदाज कर पूनम ने उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है? एक आध दिन में बारिश शुरू होनी चाहिए। मैंने मौसम के बारे में नहीं, अपनी शादी के बारे में पूछा है। लड़का बुरा नहीं है। लोकू, वह भड़की। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसने फ़ौरन खड़े होते हुए रिसीवर झपट लिया। आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था। बेसब्री उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। हेलो हेलो, वह बोल उठी और दूसरे पल उसे पता चला फ़ोन राहुल का नहीं था। सॉरी, रॉन्ग नंबर। जी नहीं, यह कब्रिस्तान नहीं है। उसने रिसीवर पटक दिया। लोकनाथ ने उसका दिल बहलाने के लिए कहा, मेरी समझ में यह नहीं आता कि निगम वालों को कब्रिस्तान में फ़ोन लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी। पूनम ने फिर स्टूल पर बैठते हुए अपनी आवाज़ ज़रा ऊंची की। लोकू, मेरे सवाल का जवाब नहीं देना हो तो तुम ना भी कह सकते हो। मैंने सोचा मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर आपने मेरा जवाब भांप लिया होगा। मैं साफ शब्दों में सुनना चाहती हूँ। लोकनाथ ने बता दिया। आपको वह ज़रूर स्वीकार करेगा। तुम्हें यकीन है? मुझे भगवान में श्रद्धा भी है। तब उसने फ़ौरन जवाब क्यों नहीं दिया? शायद इसलिए कि वह अपने घर वालों से सलाह मशवरा करना चाहता हो। लोकनाथ कुछ आगे कहे इससे पहले राहुल की टैक्सी टायर की आवाज़ों के साथ रुकी। ब्रीफ केस के साथ वह उसमें से बाहर निकला। पूनम चौंक कर खड़ी हो गई। उसका दिल धड़क उठा। जवाब हाँ में होगा या नहीं, राहुल के चेहरे से यह अंदाज़ा लगाने में वह नाकाम रही थी। लोकनाथ अपनी कुर्सी पर बूथ में बैठा रहा। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़कर पूनम के करीब आया, पर कहा लोकनाथ को संबोधित कर, आज मैंने लंच नहीं किया है। मिस भी भूखी बैठी है, वह बोला। अब की राहुल ने पूनम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज हम तीनों किसी बढ़िया से रेस्तरां में साथ लंच ले तो कैसा रहेगा? वंडरफुल। राहुल का इशारा पूनम के लिए काफ़ी था। खुशी से उसका रोम रोम झंझना उठा। लोकू, आज तुम ना नहीं कह सकते। लेकिन आप दोनों के बीच मेरा क्या काम? तुम्हारा तो खास काम है, जवाब राहुल ने दिया। लंच का बिल तुम चुकाओगे। फिर मुस्कुराते हुए उसने दोपहर के अखबार की एक ताज़ा प्रति ब्रीफ केस से निकाली और पूनम की ओर बढ़ा दी। ये देखो। हैरत और खुशी से पूनम उछल पड़ी।
लोकू, इसमें तो पहले पन्ने पर तुम्हारी तस्वीर छपी है। एक नेत्रहीन ने बैंक लुटेरों की टोली को गिरफ्तार करवाया। हेडलाइन के साथ वह पूरी खबर तेजी से पढ़ गई। बोलो, अब कुछ कहना है? सिर्फ इतना। बूथ बंद करते हुए उसने फिक्रा कसा। अब यह मत कहना कि टैक्सी का मीटर भी मुझे चुकाना होगा। राहुल ने हंसकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में लिया और पूनम ने उसका बायां हाथ, और तीनों मित्र इंतज़ार करती टैक्सी की ओर आगे बढ़ गए। यह कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।